हेलो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया हो भाई। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंटरमीडिएरीज के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूँ टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। क्लास में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो नहीं बदलेंगे। जैसे कि जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करने के लिए जाओगे, वहां कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस ऑफिसर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये टॉपिक ऐसे 5-6 हैं जो कॉमन है और हर एक, चाहे आपका अंडर राइटर हो, चाहे एफपीआई हो, चाहे मैं कहता हूं आप भाई साहब किसी भी इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक सेम रहेंगे। उस कॉमन टॉपिक्स को याद कर लेना, उससे बहुत बढ़िया तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो बिना किसी दिक्कत के फटाफट से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंटरमीडिएट। एक क्वेश्चन की उम्मीद आसानी से इसमें से भी की जा सकती है। तना बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर बेटा, जिसका नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। बच्चों, अब ये इंटरमीडियरी क्या होते हैं सर? बेटा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाओ, जमीन खरीदने के लिए जाओ, तो अल्टीमेटली होता क्या है? अपने ऐसा होता है ना, बीच में प्रॉपर्टी डीलर होता है। हाँ, सर ऐसे ही अगर कोई भी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं, तो क्या वो गली गली जाके आवाज लगाती है? नहीं। कभी गली में आवाज आती है, शेयर शेयर इक्विटी, शेयर इक्विटी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने ये भी बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे कि अमेज़न। अमेज़न माल थोड़ी बनाता है बेटा, माल तो कोई और बनाता है। प्रोडक्ट तो प्यूमा का है, प्रोडक्ट तो नाइकी का है। वो अमेज़न को बीच में एज़ एन इंटरमीडिएरी यूज़ करते हैं और हम लोग अमेज़न पे जाके खरीद लेते हैं। अरे हाँ, तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं बेटा पूरी की पूरी सिक्योरिटीज़ मार्केट की, तो इसके बीच में भी बहुत सारे लोग बीच में आते हैं। ओके। अब अगर एक इश्यूअर है, मैं आपको कहता हूँ कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती है। ठीक है? वो कंपनी क्या करती है बच्चों? शेयर इश्यू करती है। शेयर इश्यू करने के बाद वो जाती है स्ट्रेट अवे पब्लिक के पास। अब जब पब्लिक के पास जाया जाता है, तो डायरेक्टली तो नहीं चले जाओगे बच्चों, इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्वड होते हैं। अब वो इंटरमीडिएरी क्या होते हैं? शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, कस्टोडियंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, है ना? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और बहुत सारे लोग। जैसे कि आपको इंश्योरेंस लेना होता है, आप पॉलिसी बाजार पे जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं जाते। ठीक इसी तरीके से बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं। अब इंटरमीडिएरीज का क्या फायदा है सर? हम लोग क्यों आए इंटरमीडिएरीज के चक्कर में? है ना? हम लोग क्यों आए इंटरमीडिएरीज के चक्कर में? बेटा, क्योंकि प्रोसेस एक तो स्मूथ हो जाता है, आपको बीच में एक लिंक बन जाता है इन्वेस्टर को और यूजर ऑफ फंड। यूजर ऑफ फंड जैसे कि एक कंपनी जो आईपीओ या एफपीओ लाने की इच्छा है जिसकी। दूसरा, क्या सर, कॉर्पोरेशंस हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कभी भी डायरेक्टली नहीं जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास। वो क्या करते हैं? मार्केट इंटरमीडिएरीज को बीच में लेकर आते हैं, जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो कंपनी सेक्रेटरीज बीच में आते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई बहुत छोटा सा इन्वेस्टर हूं बच्चों, जिसको 2000 5000 रुपए ही जिसकी सेविंग है महीने की, है ना? 150 रुपए मेरी तनख्वाह है। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, मेरी सेविंग कितनी रहेगी सर? आपकी सेविंग 2000 रुपए, 3000 रुपए। तो अगर 150 रुपए तनख्वाह है, तो सॉरी, 20 रुपए 30 रुपए यही सेविंग रहेगी। तो बच्चों, स्मॉल इन्वेस्टर जो है उसको पता ही नहीं है पैसे लगाने कैसे हैं। तो इसके लिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा। ये लोग क्या करते हैं? इसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं, है ना? जो आपको क्या करते हैं? आपके पैसे को अलग 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 जगहों पे आपको इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं। अब अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली जब सेकेंडरी मार्केट की बात होती है, तो इन्वेस्टर्स कहाँ जाते हैं? ब्रोकर के पास। आगे चलते हैं बच्चों, ये हैं वो सारे तरीके के इंटरमीडियरीज। अब एक एक करके बेटा इनके बारे में बात करते हैं। सर, प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां ये सब लोग आते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां ये सब लोग आते हैं। सर, प्राइमरी मार्केट मतलब बच्चों जहां पर आसान शब्दों में शेयर्स को इशू किया जाता है या सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है बच्चों। बट यहां पर सर, जहां पर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जहां पर सिक्योरिटीज को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये काम वहां होता है। ठीक है। अब भाई साहब, सिक्योरिटीज मार्केट की बात हो और सेबी बीच में ना आए, तो बच्चों ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? अब्बा नहीं मानेंगे, ये अब्बा है। कोई भी इंसान अगर इंटरमीडिएट बनना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? कोर्स करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, नहीं। इसे कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इसे सीधा-सीधा सेबी के पास अप्लाई करना होगा। और अगर सेबी कहता है मोगेम्बो खुश खुश हुआ, तो सेबी क्या करेगा? इसे एक
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। ओके, जैसे आप सब बच्चों ने भी सीएस में रजिस्ट्रेशन करवाया बेटा। कह रहा इसके साथ ही साथ अब जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, इनको क्या करना होता है, इनको 1st ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर क्या करना होता है बेटा, कि इनके पास जो भी काम धंधा आपको बताया गया, आपने बढ़िया तरीके से किया, 1st ऑफ अप्रैल को यानी कि एनुअल एनुअल बेसिस पर सर्टिफाई करना होता है, कंटीन्यूअस बेसिस पर सर्टिफाई करना होता है कि सर जैसा-जैसे आपने बोला है हमने सारे काम वैसे किए हैं। अब इसके साथ बच्चों अगर कभी भी इन्वेस्टर की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो 45 दिन के अंदर-अंदर क्या करना होता है, उन्हें सॉल्व करना होगा। ओके, कह रहा सर जो भी प्रॉब्लम आए 45 दिन के अंदर सॉल्व करनी है। हाँ जी, बिल्कुल 45 डेज़ में सॉल्व करनी है बच्चों, नहीं करी तो दिक्कत आ सकती है। सेबी बुला लेगा, आंटी पुलिस बुला लेगी और सेबी आपको बुला लेगा। कह रहा अब इसके साथ ही साथ अगर हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करें, टाइमली पैसा क्लाइंट्स का उनके पास पहुँच जाए, कभी भी लड़ाई-झड़ाई ना हो और अच्छी कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को फॉलो करें, ये भी पूरे का पूरा एक इंटरमीडिएरी का काम होता है। यार इसके साथ-साथ सर अगर मैं इंटरमीडिएरी की बात करूँ, तो इंटरमीडिएरी के अंदर कौन-कौन आता है? कह रहा सर हर एक बंदा इंटरमीडिएरी के अंदर आता है, जो सेबी एक्ट में मेंशन्ड है। आगे चल के और बात करेंगे। बच्चों इसके साथ-साथ आपने एएमसी कंपनी के बारे में सुना है? सर एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपने सुना हो, कभी या तो फिर आपने क्लीयरिंग मेंबर या फिर क्लीयरिंग हाउस के बारे में सुना हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में सुना हो। एफपीआई इसके बारे में सुना हो, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। अब सबसे पहले ये कहा जाता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? चलो भैया मुझे ही रजिस्ट्रेशन करवा दो, मुझे ही इंटरमीडिएरी बनवा दो, तो करना क्या होगा? क्या सर सेबी के पास आपको अप्लाई करना होता है बेटा फॉर्म ए के अंदर और आप सेबी को कहते हो कि भाई मेरे को बना दो, मेरे को बना दो, मेरे को बना दो इंटरमीडिएरी, पैसा ही पैसा हो जाएगा मेरे पास। ओके। अब जब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है या जो भी डिपॉजिटरी सॉरी स्टॉक एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो या तो फिर कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब भी एप्लीकेशन आती है, ठीक है? तो आपकी एप्लीकेशन बच्चों सीधा-सीधा इन लोगों के पास जाती है। अब ये लोग आपकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं और चेक करने के बाद अगर इनको लगता है कि भाई साहब सब कुछ बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो अब आपकी एप्लीकेशन के साथ-साथ ये लोग रिकमेंड करके दे विल रिकमेंड एंड दे विल सेंड इट टू सेबी। ये रिकमेंड करते हुए इसे सेबी के पास भेज देते हैं कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया बंदा है, ये आया है, इसकी बात को सुना जाए। मैंने कहा ठीक है। अब ये रिकमेंड कितने देर में करेंगे? मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर-अंदर बच्चों ये रिकमेंड कर देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे पास जगह थोड़ी-सी कम है, थोड़ा-सा एडजस्ट करना प्लीज़। अगली बारी तक जब तक मैं आऊँगा, मैं यहाँ पर अच्छी-सी जगह बनवा लूँगा, 1-2 प्लॉट यहाँ पर खरीद लूँगा, ठीक है? 1-2 प्लॉट यहाँ पर मैं खरीद लूँगा आपके लिए। अगली बात पर आते हैं। है ना? अब इसके साथ-साथ बहुत बार सेबी ऐसा भी कह सकता है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जा सकती है, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। कह रहा अब इन्फॉर्मेंट क्या करता है बहुत बार बच्चों कोई फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई ऑफिस के बारे में बताता है या कोई भी ऑफिस स्पेस के बारे में बताता है तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बच्चे ने कभी लोन लिया हो या आपके घर में किसी ने गाड़ी खरीदी तो लोन लेते हो तो घर पे वेरीफाई करने के लिए कोई आता है। जब मैंने पीडब्ल्यू जॉइन किया तो मेरे यहाँ पर भी वेरीफाई करने के लिए घर पे आए, कि यहीं रहते हैं दिव्या मिगलानी, यहीं रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, घर की फ़ोटो-वोटो खींच कर लेकर गए। कह रहे दिव्या मिगलानी कौन है यहाँ? मैंने कहा मैं ही हूँ। कह रहा अच्छा आप ही हैं? हाँ। तो अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं या जो भी आपके पास ऑफिस स्पेसेस हैं, उन सब के लिए वेरिफिकेशन भी हो सकती है। अब सर सेबी के पास फाइनली एप्लीकेशन पहुंच गई तो सेबी कौन-कौन सी बातों को कंसिडर करने वाला है? सेबी सबसे पहले ये देखेगा कि भाई क्या आज से पहले भी तुम आए हो? पहली बार आए हो या आज से पहले भी आए हो? और अगर आज से पहले आए थे कहीं ऐसा तो नहीं था मैंने मना कर दिया? पास्ट में कहीं रिफ्यूज़ तो नहीं कर दिया? आपके यहाँ का एप्लीकेंट, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी या जो भी आपके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, कहीं वो ऐसे तो नहीं है, उन पे कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा बच्चों कहीं? कहीं पता चले कि भाई पहले ही वो बंदे दगाबाज रे दगाबाज हैं और उनका कोई ना कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं है। भाई साहब पहले ही स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करके बैठे हुए हैं, अब एक और कंपनी बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? फ्रॉड ही करेंगे। कह रहा ओके और उसके अलावा एप्लीकेंट अगर सैटिस्फाई हो जाता है और सेबी कहता है मोगेम्बो खुश हुआ, तो सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। सेबी विल ग्रांट सर्टिफिकेट बच्चों।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके साथ ही साथ रिजेक्ट भी आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपसे माँगी गई आपने नहीं दी, या तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भैया जो एप्लीकेंट है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के हिसाब से कंप्लीट नहीं है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, या उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो सीए, सीएस वाली कैटेगरी से बिलॉन्ग ही नहीं कर रहा है, या इस लाइन से कोई जानता ही नहीं है इस बारे में। और अल्टीमेटली अगर सेबी को लगता है यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है यार, एकदम चकाचक काम करता है, अगर सेबी आपसे सैटिस्फाई हो गया, तो मतलब बच्चों बल्ले-बल्ले अब आपको सर्टिफिकेट मिला। अब इसके साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है, अगर आप कभी भी बच्चों आपका कोई केस चल रहा है, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है, कहाँ पर किसी सेबी के पास या किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेबी आपको सर्टिफिकेट तो दे देगा, आपका रजिस्ट्रेशन तो कर देगा, पर बीच में कंडीशन लगा देगा कि भाई अगर इस केस के अंदर तू हार गया, इस केस के अंदर अगर तेरे को सजा हो गई, तो मैं भी तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देगा। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, तो हर एक्टिविटी के लिए जैसे आप डिपॉजिटरी का काम करो, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का काम करो, तो हर एक जगह पर बच्चों अलग तरीके से सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। जैसे बच्चा सीए में एडमिशन लेता है, अलग प्रोसीजर है, सीएस में अलग है ना? लॉयर बनता है, उसका अलग है, बीकॉम के लिए जाते हो, उसको स्कूल के पेपर अलग हैं, तो अलग-अलग पेपर है ना बच्चों? ठीक ऐसे ही बच्चों, अब साथ ही साथ बहुत बार सर्टिफिकेट जब आपको सेबी देता है, तो उसके साथ-साथ कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। क्या-क्या कंडीशंस? कि अगर कल को जाकर कभी भी इंटरमीडिएरी ने अपना स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर वो पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स में कोई भी चेंज करना है, तो पहले सेबी का अप्रूवल लेना होगा। आप टाइम टू टाइम हमें फीस देते रहोगे, हमने जो लॉ बनाया है उसको मानते रहोगे, और जो हमारी रेगुलेशंस हैं उनको भी फुलफिल करोगे और एलिजिबल भी रहोगे। मैंने कहा अच्छा, अब सर एक बात बताओ, अगर हमने सेबी के पास अप्लाई किया, ओके, और सेबी हमारे को कोई जवाब नहीं देता है सर, तो कोई बात नहीं बच्चों, नो रिप्लाई फॉर 60 डेज, मतलब बल्ले बल्ला 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 बल्ला, यानी कि डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, कह रहा सर बस इतना ध्यान रखना, तो आपको हम मान लेंगे कि आपको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, कह रहा सर आपके पास अगर 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 आपके पास कभी भी रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट, या फिर जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो बच्चों उसके अंदर एक टेन्योर होता है। सर टेन्योर मतलब बेटा एक टाइम पीरियड होता है रिचार्ज की तरह। जैसे मेरे फोन का रिचार्ज परसों खत्म हो जाएगा, अगर मैं रिचार्ज नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा बेटा? सर अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे फोन बंद हो जाएगा। शाबाश। अब ऐसे ही बच्चों, अगर इंटरमीडिएरी फेल टू मेक एन एप्लीकेशन, जब उसने क्या करा, रिफ्यूज हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, या तो फिर उसने रिन्यू नहीं कराया, तो अब क्या होगा? कह रहा सर वो इंटरमीडिएरी नहीं रहेगा। कह रहा अच्छा, अब उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी उठाकर मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसी और इंटरमीडिएरीज को। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक डिपॉजिटरी के साथ हूं, तो बेटा वहां से निकल जाऊंगा और दूसरी डिपॉजिटरी पे सारे बंदों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी को लेकर प्रोविजंस बना देंगे, और उसके साथ ही साथ सेबी कह रहा है मैं बाकी के एक्शन भी आपको दे दूंगा। कह रहा सर ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या सर कोई वैलिडिटी भी होती है? नहीं बच्चों, वैलिडिटी नहीं होती। एक बार अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो परमानेंट होगा। अनटिल अनलेस आप सरेंडर कर दो, या तो सेबी ही बोल दे कि भैया नमस्कार, आदाब, राम राम, नहीं करवाना है मेरे को तुम्हारे से काम, निकल लो तुम यहाँ से। ओके। अब अगर इंटरमीडिएरी की मैं बात करूं, तो इंटरमीडिएरी को क्या-क्या करना होता है? बच्चों इसे सेबी को एज़ पर 1st ऑफ अप्रैल ईच ईयर क्या करना होता है? कह रहा सर आपको सबसे पहली बात तो ये बात का भरोसा दिलवाना होता है कि सर मैं एलिजिबल हूँ, और जो भी डिस्क्लोजर्स मांगे गए हैं वो डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। अच्छा डिस्क्लोजर्स क्या नहीं है तो बात नहीं करेंगे। इंटरमीडिएरी को अब एक और काम करना होता है, जो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, ठीक है? ये अवेलेबल होना चाहिए बच्चों हर एक ऑफिस पर आपके, और साथ ही साथ जो भी आपका कंप्लायंस ऑफिसर है, जो कंप्लायंस ऑफिसर है उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कौन होता है ये कंप्लायंस ऑफिसर? इट विल बी अ कंपनी सेक्रेटरी। इनकी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी बंदा है, कोई भी इन्वेस्टर है जिसे किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी दिक्कत है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स ये सब भी मेंटेन करके रखने होते हैं, और कोई भी काम ठीक है, जैसा सेबी बोले वैसा मानना पड़ेगा। कह रहा है अगर सर मान लो किसी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो
ओके, तो वो भाई कंप्लेंट रेज़ कर देगा। तो आपको क्या करना है बच्चों विदिन नॉट लेटर देन 45 डेज़ 45 दिन के अंदर-अंदर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ओके, इट शैल रेड्रेस द ग्रीवांस ऑफ इन्वेस्टर। ओके, अब इसके साथ-साथ इंटरमीडियरी को एक और काम बोला गया कि आपको जब आपका क्वार्टर खत्म हो जाए, क्वार्टर माने फाइनेंशियल ईयर वाला क्वार्टर, यानी कि 3 मंथ्स, ठीक है? हर 3 महीने में फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर आपको और साथ ही साथ ठीक है। अब अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो आपको कितनी कंप्लेंट आई, कितनी सॉल्व करी और कितनी अनरिज़ॉल्व्ड है, ये सारी बातें सेबी को बतानी है। ठीक है? यानी कि बेटा कंप्लेंट को लेकर आप कितना काम कर रहे हो, कितनी आई, कितनी सॉल्व करी, कितनी पेंडिंग रह गई, ये सब बताना होगा। इसके साथ ही साथ एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे। उसके साथ ही साथ एक कोई भी इंटरमीडिएरी अगर है, तो उनको ये बोला गया है कि भाई साहब आप पहली बात तो किसी भी तरीके से, ठीक है? आपके यहाँ पर आप खुद, आपके डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉयी, केएमपी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी आता है, किसी भी तरीके से शैल नॉट रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दोगे पब्लिकली जो अवेलेबल हो। किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से रियल टाइम में या नॉन रियल टाइम में लिख कर, बोलकर, इशारा करके किसी भी तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है? कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर आपके पास आपको ये रिकमेंडेशन देना अलाउड नहीं है। अब मैं बात करूँगा और क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के फंडे अलग होते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी एक इंटरमीडिएरी होता है। अब फिलहाल धीरे-धीरे बात करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इंटरमीडिएरी हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं। बच्चों पहला आता है मर्चेंट बैंकर। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ काम करने का। जब हम इश्यू को मैनेज करने की बात करेंगे, जब हम लोग ये बात करेंगे कि पब्लिक इश्यू अगर आ रहा है, उसको कौन मैनेज करेगा? यानी कि सिक्योरिटीज़ को बाय करना, सब्सक्राइब करना, खरीदना, बेचना, ये सब चीज़ें कौन करेगा? तो सर ये आपको मर्चेंट बैंकर आपकी मदद करता है। मर्चेंट बैंकर सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, अंडरराइटिंग, चीज़ों को कहीं न कहीं अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हो बेटा, तो भी ये देखता है। साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज़, एडवाइज़री सर्विसेज़, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़री और अगर आप कोई बहुत बड़ा जैसे रूपी टर्म लोन की बात करते हो, तो भी ये लोग देखते हैं। अगर मर्चेंट बैंकर की मैं बात करूँ, तो नेट वर्थ होनी चाहिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की, तो ही हम लोग आगे बढ़ के इस बारे में बात कर पाएँगे। अब यहाँ पर बेटा ये सारी चीज़ें ना कॉमन है। अब इसको स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा? स्मार्ट बच्चे को पता है कि ये वाला पॉइंट कॉमन है। क्या करना है? मेंटेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 5 साल, ठीक है सर। कह रहा सर आपके पास अगर आपको स्टॉक ब्रोकर तो अंडरराइटर बन सकता है। मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। कह रहा पर सर अंडरराइटर अगर बन गए तो आप सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमा सकते हो बेटा व्हिच इज़ कमीशन जो आपको कमीशन मिलेगी। उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट आप नहीं ले सकते। शैल नॉट टेक कह रहा अदर देन कमीशन या ब्रोकरेज जो आपको मिल रही है सिर्फ वही लोगे, अलग तरीके से कोई भी एक पैसा नहीं कमाओगे। कंप्लायंस ऑफिसर को भी आपको अपॉइंट करना होगा इसके साथ-साथ। मैं कहा ठीक है यार, ठीक है। मैंने कहा हाँ। क्या सर अब इसके साथ ही साथ अगले फंडे पर आते हैं। अगला टॉपिक आता है आरटीए का यानी कि रजिस्ट्रार टू इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब ये बंदा क्या करता है इन्वेस्टर के बिहाफ पर सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं, वो सारी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, आईपीओ लेकर आ रही है या लेट अस से एफपीओ लेकर आ रही है, तो दुनिया भागकर अप्लाई करेगी क्योंकि भाई पैसे तो सबको कमाने हैं। सोचो नाम से भी अगर आप देखोगे तो भी आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है बेटा, एजेंट है जो ट्रांसफर का और रजिस्टर करने का। जब आपके पास कोई भी इंसान अप्लाई करता है आईपीओ के अंदर, तो क्या होने वाला है? तो आपके पास आईपीओ, एफपीओ में जो भी अप्लाई करेगा उसका रजिस्ट्रेशन करना, कि ठीक है भाई तेरे को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे और कल को किसी ने भी अगर अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया, इस बात का ध्यान रखना। कितना पैसा आया, कहाँ-कहाँ से एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है? पैसे को कलेक्ट करना, देखो पैसे को कलेक्ट करना, बैंक्स को बताना कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे नहीं आए हैं, ये सारी बातें। इसके साथ-साथ अलॉटमेंट का बेसिस डिसाइड करना
कि अगर हमारे पास शेयर्स आ गए हैं तो हम अलॉट कैसे करेंगे, किस-किस बंदे को शेयर्स अलॉट होंगे और अल्टीमेटली जिसको शेयर्स मिल गए हैं उसको अलॉटमेंट लेटर या रिफंड लेटर इश्यू करके देना। अब ये सारी बातें आती हैं यहाँ पर? कह रहे सर बिल्कुल आती हैं। कह रहा आपके पास एक बात का और ध्यान रखना। कह रहा सर शेयर ट्रांसफर एजेंट में और आरटीए में फ़र्क भी होता है। मैंने कहा ओके। कह रहा जब मैं शेयर ट्रांसफर एजेंट नाम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी इंसान जो पूरे सिक्योरिटी होल्डर का नाम अपने पास रखता है, देखता है कि किस-किस के पास हमारी कंपनी के शेयर्स हैं। अब बच्चों एक कंपनी के हज़ारों शेयर होल्डर हैं, न जाने लाखों शेयर होल्डर हैं। भई मैं तो इसी में पागल हो जाऊँगा ये सब करता रहूँगा तो। जो इंसान ये सारी बातों का ध्यान रखता है और साथ ही साथ जो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है ऑफ अ शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट शब्द का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपके पास नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएँगे। सर 1 लाख से ज़्यादा, हाँ बेटा 1 लाख से ज़्यादा हो जाएँगे। इसके साथ ही साथ अब जब आपका इश्यू आता है, आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, तो पहले बैंक को इंस्ट्रक्शन देना कि भई पैसे को कलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका जो लीड मैनेजर होता है, यानी कि सबसे बड़ा आपका मैनेजर, यानी कि आपके पास बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उनमें एक लीड मैनेजर आपको देखने को मिलेगा। उस मैनेजर को टाइम टू टाइम बताते रहना, इंफॉर्मेशन का फ्लो रखना, क्लाइंट, बैंक, मैनेजर टू इश्यू के बीच में, अथॉरिटीज़ के साथ लाइसेंसिंग करना जैसे कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और जब आपका इश्यू चल रहा है ड्यूरिंग द इश्यू तो टाइम टू टाइम डेली कितना पैसा आ रहा है, डेली कितने लोग अप्लाई करने हैं, इस बात का ध्यान रखना, बैंक से कलेक्शन करना, बैंक्स के साथ बातचीत बनाए रखना, क्लाइंट्स के साथ और इंटरमीडिएरीज के साथ भी सही टच में रहना। अल्टीमेटली जब आपका इशू हो गया बच्चों क्लोज, अब क्या होने वाला है सर बेटा इशू हो गया क्लोज, तो पूरा डेटा कैप्चर करना और चीजों को रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करना कि कितना पैसा आया है, जैसे एक दुकानदार क्या करता है, आपने जितने पैसे दिए उतने का ही माल आपको देता है ना, ज्यादा का नहीं देता। अगर एक बच्चे ने ग्रुप वन में एडमिशन लिया तो बेटा हम दोनों ग्रुप नहीं दे देते उसको, जितने पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से एडमिशन मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर रिकंसाइल करने की बात होती है। अलॉटमेंट अल्टरनेटिव्स की अगर मैं बात करूं और कहीं न कहीं आखिरी में आकर डेटा को अपलोड करना और डिपॉजिटरीज को ये बताना कि किसको सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी है, जिनको सिक्योरिटीज नहीं मिली उनको पैसा वापस और एक रिपोर्ट बनाकर रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना और फिर रिकंसाइल करना कि भाई जिन-जिन को पैसे वापस करने थे, क्या उनको मिल गए हैं? और एक बार जब आपका इश्यू खत्म हो गया, पोस्ट इश्यू तो आपको क्या करना होता है, सब लोगों को बताना होता है कि भाई हमारी कंपनी का आईपीओ आया, हमने धूम मचा दी, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकाना कर दिया। उसके साथ ही साथ एक इंक्वायरी सिस्टम बिठाना, क्योंकि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों को अलॉटमेंट ले के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, कुछ लोगों को रिफंड ना मिले, कुछ लोगों को आपके पास अलॉटमेंट ना मिले। कह रहा सर पहली बात तो अगर आरटीए या शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना है, कैटेगरी 1 बनना है तो 50 लाख, कैटेगरी 2 बनना है तो 25 लाख की नेटवर्थ कम से कम होनी चाहिए बेटा। अब अगला फंडा निकल कर आता है कि आपके पास ये करेंगे क्या? मैंने कहा देखो कुछ बातें तो बिल्कुल सिंपल हैं। बेटा जनरल ऑब्लिगेशंस के अंदर बिल्कुल मत फँसना। पहला क्या कि जहाँ पर आप बुक्स को मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड्स बनाते हो, ये सब चीज़ें करते हो। दूसरा, जहाँ पर आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिज़र्व करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, कम से कम 5 साल के लिए। अगर आप स्टॉक ब्रोकर एक अंडरराइटर का काम कर रहा है, कह रहा सर तो और कोई बेनिफिट नहीं उठाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, ये बातें बिल्कुल सेम है बेटा जनरल ऑब्लिगेशन में, तो बिल्कुल भी टेंशन में लाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आता है बैंकर, बैंकर तो नाम से पता चलता है कि क्या करेगा भाई पैसे का हिसाब-किताब करेगा, बैंक का मामला है। तो अब लॉ कहता है कि भाई आपका क्या काम है? कह रहा सर देखो, आप तो सबसे पहली बात कोई भी अगर कंपनी है उसे एस्क्रो अकाउंट की अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बैंकर बीच में आता है। अब बैंकर का और क्या काम है? जब भी एक कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया, ठीक है? ये एक कंपनी है, इसके पास बच्चों एप्लीकेशन मनी आया। अब ये एप्लीकेशन मनी कैश में तो नहीं आता, बैंक में आता ओह सॉरी आपके पास ट्रांसफर आता है। अब ट्रांसफर को रखोगे कहाँ पे? कह रहा सर बैंक में, तो बस एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट और कॉल मनी जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अलॉटमेंट मनी और कल को अगर पैसा वापस करना होगा रिफंड, कल को डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, तो वो सारी बातें भी यहीं पर इंक्लूड होती हैं। अच्छा, कह रहा बैंकर्स को इसके साथ-साथ बैंकर को हमने क्या बोला कलेक्शन बैंक टर्म का इस्तेमाल करा क्योंकि कहीं न कहीं बैंक को हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि बैंक के पास जब भी हम जाएँ तो बैंक हमारे को प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे।
बच्चों फिर से ये बातें बेटा सेम है, ये बात 5 इयर्स की निकल कर आ रही है। अगर अंडरराइटर बने तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ना उठाएं, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करें। एज सिंपल एज दैट। क्या सर डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? बच्चों ऐसा इंसान जो ट्रस्टी का पूरा ध्यान रखेगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पेपर का टाइम आ जाता है तो घर वाले कितना ध्यान रखते हैं, है ना? ऐसे ही यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी का पूरे तरीके से जो ध्यान रखने वाला है, उसे हम सॉरी डिबेंचर्स का जो डिबेंचर होल्डर्स का जो ध्यान रखने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, मेरे बाबू ने थाना थाया जो ऐसी बातें तो नहीं करते हो कहीं, करते हो तो दूर रहो अभी। कम से कम 10 करोड़ की नेटवर्थ आपके लिए चाहिए, ये रेगुलेशंस आपके लिए अप्लाई होती हैं। अब इसके साथ-साथ डिबेंचर ट्रस्टी क्या करने वाला है? मेरा सर सबसे पहली बात, अगर आप कभी भी ये डिबेंचर्स का मामला आपके पास फँस रहा है, मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी कंपनी डिबेंचर इश्यू करने जा रही है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर या लेटर ऑफ ऑफर के अंदर कोई भी बात झूठी-मूठी नहीं लिखी, सब बातें सच्ची लिखी हैं। दूसरा, कि जो भी आपने कंडीशंस लगाई हैं, वो कंडीशंस कहीं भी इन्वेस्टर के अगेंस्ट नहीं जा रही है बेटा। इन्वेस्टर के हित के अगेंस्ट नहीं है, इन्वेस्टर के जो कहीं न कहीं बेनिफिट्स के अगेंस्ट नहीं है। और टाइम टू टाइम ये डिबेंचर ट्रस्टी जो इश्यूअर कंपनी है, उससे इंफॉर्मेशन माँगता रहता है, रिपोर्ट माँगता रहता है। ओके, कब? कह रहे सर यह पहले तो क्वार्टर के अंदर या तो फिर बोर्ड मीटिंग के अंदर, जब भी हिसाब-किताब रहता है, या तो अगर कभी बोर्ड मीटिंग हुई बेटा, ठीक है? अगर कभी बोर्ड मीटिंग हुई तो बोर्ड मीटिंग से विदिन 7 डेज़ ये इंफॉर्मेशन माँग लेगा कंपनी से। या तो फिर मैं कहता हूँ आपका कोई क्वार्टर एंड हुआ। जब आपका क्वार्टर एंड हुआ तो क्वार्टर एंड होते ही विदिन 45 डेज़ तो कंपनी से इंफॉर्मेशन माँग लेगा, जो भी इंफॉर्मेशन इसे पीरियोडिकली चाहिए होती है, और इनमें से क्या हो रहा है? व्हिचएवर इज़ अर्लियर, टाइमली कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, लगता है कि कंपनी ने कोई तो दगाबाज रे, कोई डिफ़ॉल्ट तो कर दिया कंपनी ने। तो कह रहा है अब क्या करेगा? फटाफट से शिकायत लगा देगा डिबेंचर होल्डर को। अरे, अरे, अरे! तुम्हें पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो गया। तुम्हारे डिबेंचर्स के लिए जो सिक्योरिटी थी, वो तो गई। तुम्हारा तो पैसा अब टाइम से आएगा ही नहीं। अब क्या होगा? सारे डिबेंचर होल्डर इकट्ठे होके आ जाएँगे कंपनी को पीटने के लिए। कह रहे सर इसके साथ-साथ एक बात का और ध्यान रखता है कि कंपनी किसी भी हाल में जो आपके हिसाब से टर्म्स बनी हुई हैं, टर्म्स ऑफ इश्यू बनी हुई हैं, ठीक है? उन टर्म्स को कभी भी ब्रीच ना करे। अब ये टर्म्स ऑफ इश्यू तो भाई इश्यू करने की बारी है, और इस डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। उस ट्रस्ट डीड को भी कभी ना तोड़ा जाए, इस बात का ध्यान रखता है। अगर कभी भी बेटा अगर ऐसा कुछ देखने को मिल भी गया, क्या देखने को मिल गया सर? कभी भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड अगर हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड, यस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड अगर देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से क्या करेगा? ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म डिबेंचर होल्डर, इज गोइंग टू इन्फॉर्म डिबेंचर होल्डर्स कि भाई साहब ऐसे-ऐसे हो गया। ठीक है? अकॉर्डिंगली जब भी डिबेंचर्स होते हैं बच्चों, तो जिस भी इंसान ने पैसा लेना होता है, आप बदले में कोई सिक्योरिटी देते हो, और इस सिक्योरिटी को लेकर हम लोग क्या कहते हैं? दे आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स। बैंक आपसे आपको लोन देता है, तो आप बैंक को क्या देते हो बदले में? सर सिक्योरिटी देते हैं। यस। यस सर, अगली बात, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशन। कह रहा है अगली बात, कह रहा है सर आपने अगर कभी भी एसेट दिया है बेटा, आपने डिबेंचर इश्यू कर दिए 50 करोड़ रुपए के, और एसेट की जो कीमत है वो कितनी है? अब भाई अगर आपने 50 करोड़ के डिबेंचर इश्यू करे बेटा, और कल को आप पैसा नहीं दे पाए, लोग एसेट पे आ गए, एसेट निकलता है 10 करोड़ रुपए का, कह रहा हाय हाय, हाय हाय कंपनी, हाय हाय। कह रहा सर तो ध्यान रखना इस चीज का भी, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ बिल्कुल ना हो पाए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अब इसके साथ-साथ टाइम टू टाइम जो आपने पैसा, जब आपने डिबेंचर इश्यू करे बच्चों, जब आपने डिबेंचर इश्यू करे तो डिबेंचर इश्यू करके आपके पास फंड्स आए होंगे। तो वो पैसा कहाँ गया सर? क्या उस फंड्स को आपने एज़ पर जो आपने बोला था कि पैसा मुझे दे दो, मुझे अपनी कंपनी में लगाना है, क्या आपने सच में वहाँ पर लगाया भी है? इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाए, तो उसको भी बुलाएगा। और अगर मान लेते हैं कि डिबेंचर्स के कन्वर्जन की बात हो रही है, ठीक है? कन्वर्जन की बात हो रही है। तो कन्वर्जन क्या एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस, जब आपने डिबेंचर्स इश्यू करे थे, तो उस टाइम पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, क्या वो पूरी कर रहे हो?
कह रहा है इसके साथ-साथ जो भी काम नेसेसरी होगा फॉर प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर वो सारे काम करेगा। मैंने कहा ओके। कह सर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे काम करेगा और अगर कभी-कभी कभी अगर ऐसा भी हो गया कि आपके यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड हो गई या कोई लॉ नहीं माना, तो कह रहा है ये 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, फटाफट से जाके सेबी को इन्फॉर्म कर कह रहा है और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी कंपनी है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने डिबेंचर इश्यू किया है, वो ड्यू डिलिजेंस करती है। मतलब जितने भी लॉज़ आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे के सारे लॉज़ को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही। ओके, जैसे कि एलओडीआर, कंपनीज़ एक्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पर क्या आता है स्टॉक ब्रोकर बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी डीलर वाला। अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बेटा, तो मैं सीधा कंपनी के ऑफिस नहीं जाता हूँ। मैं क्या गली-गली जाकर आवाज़ लगाऊँगा? नहीं सर, तो फिर क्या करूँगा? सर कहीं न कहीं आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, तो सर बीच में डीलर चाहिए। यस, तो कह रहा है सर आपका ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास क्या है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर राइट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक है सेलर, सेलर कौन है? मोंजुलिका और एक है बायर, बायर है बच्चों जेठालाल। अब ये मोंजुलिका को कहाँ ढूँढेगा? भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी पे आता है, मोंजुलिका मूवी में आती है, आपस में कहाँ ढूँढेंगे? कह रहा सर हाँ। कह रहा तो इनको मिलता है बीच में एक ब्रोकर। वो ब्रोकर क्या करता है? जेठालाल को कहता है भैया जेठालाल तुम एक काम करो और इधर से सेलर कौन है? आमिर, आमिर मांडलिका। मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब ये जो सेलर है या जो बायर है, इन दोनों को मिलवाने का काम किसका है? सर, ब्रोकर का। यस, यस। तो अकॉर्डिंगली ये कहीं न कहीं हेल्प करता है बायर को, सेलर को, इन दोनों लोगों को ताकि वो आपस में आके किसी भी तरीके की एक ट्रांज़ैक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। कहा अच्छा, कह रहा यस सर। मैं कहा ओके सर। कह रहा इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों क्या करते हैं, अब ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब ब्रोकर क्या करता है, उस बंदे से सिक्योरिटीज़ लेता है और उसके बाद एक एजेंट बनकर उन लोगों की ट्रांज़ैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। हर एक बार जब भी ऐसा होगा, तो पूरे तरीके से ये बंदा ध्यान रखता है। अब देखो ऐसा भी होता है कि ब्रोकर ना बेटा सिर्फ़ आपको सामने नहीं बिठाएगा, आपने कंसेंट दे दी कि ठीक है भाई मेरे पास टाटा का शेयर है, अब एक काम करियो यार जब ये 1500 का हो जाएगा इसे बेच दियो। ओके? जब भी एक ब्रोकर है, उसे नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करना होता है। क्या सर आपके पास चाहे प्रिंसिपल ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, चाहे एजेंट, हर एक ट्रांज़ैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू किया जाता है। मैंने कहा ओके। कह रहा दूसरी बात प्लस सर प्लस इसको क्लाइंट की अपने कंसेंट भी लेनी होती है और जस्टिफाई भी करना होता है। बहुत बार क्या होता है, आपका स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर का काम भी करता है। ये बातें फिर से घूम कर आ रही हैं। 5 साल के रिकॉर्ड्स, कंप्लायंस ऑफिसर का होना, अंडरराइटर का काम करना और बाकी चीज़। कहीं मेरे नोट्स में गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार ये भी नज़र मार लेना। ठीक है, जल्दी-जल्दी में टाइम काफ़ी कम है मेरे पास। कह रहा सर अगला फंडा निकल कर आता है आपके पास एक और बेटा जिसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। अब पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, कहीं न कहीं एडवाइस करता है क्लाइंट को। एडवाइस करता है, हाँ, कहीं न कहीं अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है और उसे बताता है कि आपको अपने पैसे को, अपने फंड्स को कहाँ पर लगाना चाहिए। बच्चों हर एक बंदा अलग है। पोर्टफोलियो मैनेजर को ये वाली रेगुलेशंस रेगुलेट करती हैं, कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए होती है। अब इसके साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बोला गया कि भाई मेरे रिस्क एपेटाइट की, मेरी इनकम के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से, एक इनकम स्केल के हिसाब से काम किया जाएगा। बच्चों, अगर कोई इंसान है जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है, उसकी इनकम अलग है, उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, किसकी कमाई 3 लाख रुपए है, किसी की कमाई 30 लाख रुपए पर मंथ अगर है, तो हर एक जगह पर इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से काम अलग-अलग होते हैं। फिर ऐसा ठीक है, अब आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स बताए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट टूल्स, जी हाँ। अब जिसके बेसिस पर हम बहुत सारे बेनिफिट्स पे, मार्केट्स पे या एसोसिएशन प्लान्स पर काम करते हैं। क्या अब आप एक इंडिविजुअल के हिसाब से कितना वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उस हिसाब से बेटा देखो सिंपल सी बात मैंने बाल कटवाए, मेरे मुँह के हिसाब से, मैं कैसे बाल कटवाना चाहता हूँ इस हिसाब से, मैं कितने पैसे उसे दूँगा उस हिसाब से बाल काटे जाते हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही होता है। यानी कि कस्टमाइज़ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कपड़े खरीदने जाते हो, आपकी पॉकेट के हिसाब से, आपके फेस कलर के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कपड़े दिए जाते हैं बेटा।
ऐसे ही आपकी नीड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से हम आपको प्लान बनाकर दे देते हैं। ठीक है। कह रहा सर इसके साथ-साथ एक और टर्म आती है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। ओके। कह रहा सर आपके पास जिस बंदे के पास क्या होता है क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है बेटा? जैसे कि मैं दिव्य मिगलानी। तो मैंने क्या करा बच्चों एक पोर्टफोलियो मैनेजर को सीधा-सीधा 50,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा तू एक काम कर ये पोर्टफोलियो मैनेजर तू मेरे 50,000 रुपए रख ले और इन्हें अपने हिसाब से कुछ भी खरीदता रही हो। पहले में क्या हो रहा है कि वो मुझे एडवाइस कर रहा है बेटा। दूसरे वाले के अंदर मैंने उसे जब वो डिस्क्रिशनरी बन गया तो मैंने उसे पैसे दे दिए। मैंने कहा ये ले मेरे पैसे और जो ठीक लगे शेयर अपने आप लेता रही हो, अपने आप खरीदता रही हो, अपने आप बेचता रही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओह! इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिशनरी। यहाँ बातें थोड़ी-सी बदली, एक पॉइंट आ गया कोड ऑफ कंडक्ट का। पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बोला गया किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो एग्रीमेंट करने से पीछे मत हटना। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बोला गया कि भाई आपको एज पर द नीड ऑफ क्लाइंट पैसा लगाना है। साथ ही साथ आपके पास सर पोर्टफोलियो मैनेजर हाँ कितना पैसा लेता है? एटलीस्ट 50 लाख रुपए। कम से कम 50 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो ही आप पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? नए क्लाइंट के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एक्जिस्टिंग चैनल्स हर एक चीज के लिए फंडे अलग होते हैं। कह रहा अब वो आपके लिए भरोसे का बंदा है तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आपके लिए काम करेगा। कह रहा सर ठीक है, ऐसे और कर देता हूँ, है ना? अब ठीक हो जाएगा। कह रहा सर इसके साथ-साथ ही इज़ गोइंग टू कीप द फंड्स ऑफ ऑल द क्लाइंट्स। अब कैसे एक अलग अकाउंट में रखेगा, अपने पैसे के साथ नहीं में। सबके पैसे अलग-अलग तरीके से रखेगा और जो लिमिटेशन है उसका पूरा ध्यान रखेगा, आरबीआई की गाइडलाइंस का ध्यान रखेगा। अपने यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसा नहीं कमाए। जो पैसा कमाना है, जिस तरीके से कमाना है, वैसे ही कमाया जाएगा। दूसरी बात, अपने यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज़ को बोरो नहीं कर। मैंने कहा ओके। कह रहा सर दूसरी बात सिक्योरिटीज़ जो है वो किसी और बंदे को लेंड नहीं करेगा। हमेशा से ही अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, उसे प्रॉपर और टाइमली मैनर में सॉल्व करना है। हर एक जगह पर जो भी आपको रिकॉर्ड्स, बुक्स बनाने के लिए कही हैं, वो सारी बातों को बनाना है, वो सारे रिकॉर्ड्स को बनाना है। अपने बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को 5 इयर्स तक के लिए प्रिज़र्व भी करना है बेटा। इसके साथ ही साथ एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हो बेटा, ठीक है? कितनी नेटवर्थ चाहिए? सर कम से कम 5 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ की नेटवर्थ आपकी है या नहीं, मैं कैसे मान लूँ? लॉ कह रहा है एक सीए का सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ और साथ ही साथ एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना। तो बेटा हमेशा से ही कॉमन पॉइंट्स को पहले फ़िल्टर आउट करो, कॉमन पॉइंट्स को फ़िल्टर आउट करने के बाद आप आगे बढ़ो। याद करने का आसान तरीका वही है प्यारे बच्चों, जब आपने कॉमन पॉइंट्स को पहले फ़िल्टर कर लिया बेटा। अ, अब सर कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन का मतलब होता है बच्चों ऐसा इंसान जिसके पास हमने सिक्योरिटीज़ रखवा दी हैं। भाई ले ले भैया जैसे सेफ लॉकर होता है, बैंक में लॉकर होता है, ठीक वैसे। अब यहाँ पर जिसके पास काम क्या है? जो आपको कस्टोडियन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहा कस्टोडियन सर्विसेज़? कह रहा है यस। एक तो ना कभी-कभी क्या होता है ना, ज़्यादा एडवांस सिस्टम हो जाए तो मेरे पेन के साथ चलने लग जाता है ऊपर-नीचे, है ना? इसको दिखाते हैं। कह रहा कस्टोडियन को हमने ये बोला कि भाई तू एक काम करियो जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा सामान अपना ले जाकर कहीं पर सेफ कीपिंग में रखवा देते हैं, गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। कस्टोडियन का काम यही है कि कस्टडी जो भी क्लाइंट की सिक्योरिटीज हैं उनकी कस्टडी अपने पास रखना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर मैंने उसके अपने गाड़ी को किसी पार्किंग में लगा दिया तो अब वो मेरी गाड़ी का ध्यान रखेगा। ऐसे ही अब कस्टोडियन क्या करेगा सिक्योरिटीज पर आने वाले जितने भी बेनिफिट्स जितने भी राइट्स हैं सबको कलेक्ट करेगा। अच्छा, चाहे सर बोनस इश्यू आ जाए, राइट इश्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबको कलेक्ट करेगा। हाँ, अब एक और फंडा जो यहाँ समझने की ज़रूरत है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कॉमन है? कह रहा हाँ, कह रहा सर आपको सारे काम अगर करने इसके अलावा कोई भी काम करना है वो सेग्रीगेट होना चाहिए। आपके पास हमेशा से ही प्रॉपर कंट्रोल होने चाहिए, पता चले आपने सामान सेफ रखवाने के लिए बैंक में रखवाया, आपके घर से चोरी होने के चांस थे, भाई साहब ये तो बैंक में ही चोरी हो गई। है ना? हर एक क्लाइंट का अकाउंट अलग होगा। कोई भई आपके पास 10,000 की सिक्योरिटी रखवाएगा, कोई 10 लाख की, कोई 10 करोड़ की। कह रहा सर आपके पास कभी भी अपने फंक्शंस को आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। अगर कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो हर एक क्लाइंट का एक अलग एग्रीमेंट होना चाहिए।
कह रहा हर एक कस्टोडियन को ये बोला गया कि आपके पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल भी होने चाहिए और आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करने की जरूरत है। मैंने कहा ओके, कंप्लायंस ऑफिसर? कह रहा यस। कह रहा सर कंप्लायंस ऑफिसर यस। अब अगली बात पे आते हैं। कह रहा अगर मान लो कोई भी कभी इंफॉर्मेशन से भी आपसे मांग लेता है तो दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा भाग के जाना, और ये आपकी ड्यूटी है, जो भी सेबी ने पूछा है फटाफट से उसे बताना। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बहुत सारे लोग आते हैं कि जो आपको आके बताते हैं। यार मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो आपको कहती हैं 21 दिन में पैसा डबल तो बहुत दूर की बात है बेटा, है ना? ये लोग पहले ही करा देते हैं। फर्जी वाले कह रहा हूँ, असली वाले अलग हैं। कह रहा सर अब यहाँ पे ऐसा इंसान जो क्या करता है अपने क्लाइंट्स को यही सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसका काम है किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस को प्रोवाइड करना। सर अब ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या होती है? बच्चों कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, किसमें डील करना है, कैसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करनी है, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाना है, कौन से इक्विटी शेयर को खरीदना है, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एफएनओ में लगा सकते हो, कौन-सी कंपनी अच्छी है ना? किसके डिबेंचर्स अच्छे हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कहाँ पर पैसा शॉर्ट टर्म में लगा सकते हैं, कहाँ पर पैसा लंबे टर्म के लिए लगाकर छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो क्या है नॉन इंडिविजुअल्स हैं बच्चों, यानी कि कॉर्पोरेट हैं, कम से कम 50 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए, और अगर इंडिविजुअल्स हैं तो 5 लाख की नेटवर्थ से भी काम चल जाएगा बच्चों। ठीक है? कह रहा सर अब इसके साथ-साथ एक और चीज का ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आप दे रहे हो, ठीक है? किस तरीके से न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया या फिर ऐसी चीज़ों के पर्पज़ से, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी। आप टीवी पर देखते हो कोई बंदा आया, उसने आकर बताया कि टाटा के शेयर खरीद लो जी, बल्ले-बल्ले ही हो जाएगी आपकी तो। सर आपकी तो एकदम ज़िंदगी बन जाएगी सर, एकदम मज़े हो जाएँगे आपके। ओके, टाटा का ऐसा बोला गया। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपने टीवी पर देख लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस ज़रूर है, पर सेबी कह रहा है कि मेरी इन रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस वो होगी जो चुपके से आपको बताई जाएगी। हाँ, टाटा मोटर ले ले टाटा मोटर, ठीक है? कह रहा जो चुपके से आपको बताई जाएगी वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी। कह रहा सर इसके साथ-साथ जनरल ऑब्लिगेशंस में फिर से सबसे पहले कॉमन पॉइंट्स उठाऊँगा बेटा, कि आप अगर किसी का भी काम कर रहे हो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हो, मैंने कहा हाँ, कोई भी आप पैसा नहीं लोगी अदरवाइज़ जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाने वाले। आप हमेशा से ही आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप का मतलब है कि मेरी कोई भी जानकारी से मेरे डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जो भी अगर कहीं पर कोई भी लेन-देन है, सामने वाली कंपनी मेरे भाई की है सर उसमें पैसा लगा दो। बच्चों अगर ऐसा कुछ भी है तो पहले ही एडवांस में अपने क्लाइंट को बता देना। कोई भी ट्रांज़ैक्शन अपने अकाउंट से नहीं करेगा, और एडवाइस जो भी आप अपनी एडवाइस दे रहे हो क्लाइंट्स को, उसके आप चलो ठीक है, इतनी छोटी-सी बात को ध्यान रखना, अपने अकाउंट पे किसी भी क्लाइंट के लिए ट्रांज़ैक्शन अगर करनी है तो उसी के अकाउंट पे करेगा, अपने अकाउंट पे नहीं। ओके। कह रहा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, अगर आपको अपने क्लाइंट के बारे में पता चल जाती है, तो कह रहा है सर बिना क्लाइंट की परमिशन के आप ये किसी और को नहीं बताओगे। जैसे बच्चों बैंक में केवाईसी होता है, ठीक उसी तरीके से केवाईसी का काम भी हम करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट का काम भी करते हैं। अगर कभी भी चेंज ऑफ कंट्रोल आ जाता है, किसके यहाँ से? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के यहाँ से। यानी कि आपने डायरेक्टर बदल दिया, वाइस प्रेज़िडेंट बदल दिया, टॉप मैनेजमेंट बदल दिया, तो पहले सेबी अप्रूवल लेना ज़रूरी है बेटा। और टाइम टू टाइम सेबी जो भी रिपोर्ट आपसे माँगता है, उसे प्रोवाइड करते रहना, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंप्लायंस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी रहती है। बस एक छोटी-सी बात कि कंप्लायंस ऑफिसर नहीं चाहिए। सर कंप्लायंस ऑफिसर नहीं चाहिए, नहीं बेटा 5 लाख रुपए का कोई इंडिविजुअल है, वो कंपनी सेक्रेटरी कहाँ से अफ़ोर्ड करेगा? तो हम सिर्फ सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये लॉ के हिसाब से काम कर रहा है, दैट्स इट। अब ये रिसर्च एनालिस्ट आता है, जैसे आपको कुछ भी खरीदना है, आप क्या करते हो? सर खरीदना होता है तो मैं पहले गूगल पे जाके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, शाबाश। अब ऐसे ही रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, आपके यहाँ पर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाता है और उस रिसर्च रिपोर्ट को प्रोवाइड करता है। उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पर आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं। कब आपको बाय करना है, कब बेचना है और कब आपको होल्ड करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर का कोई भी शेयर देखो या कोई भी एक कंपनी है बच्चों मैं कहता हूँ एबीसी, इसका शेयर ₹600 पे है, आपने बाय कर लिया, आज ₹800 पे आ गया, तो ये रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताएगा कि ₹800 पे आपको सेल कर देना चाहिए या अभी आपको और होल्ड करना चाहिए, ये और आगे जाएगा, आपको और पैसे कमा कर देगा। ठीक है। आपने कहा और आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा सर? 2000 तक जाएगा, 2000 क्या हुआ? टारगेट प्राइस। कह रहा सर और कभी भी आईपीओ या एफपीओ आ रहा है, उस पे रिसर्च बताकर दे देता है बहुत बार और जो भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, तो वहाँ पर भी आपको रिपोर्ट बनाकर देता है। यही बात यहाँ पर निकल कर आई, कॉमन है, सेबी के ये वाले रूल्स हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी बनना चाहती है तो कम से कम 25 लाख और कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो 1 लाख रुपए की नेटवर्थ के साथ ही ये लोग रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप होगा बेटा, कोई यारी दोस्ती तक ठीक है, पर कोई रिश्तेदारी मत डालना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, चेंज ऑफ कंट्रोल होगा, सेबी से पहले पूछना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स देते रहना। जो भी रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है? जो भी सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आती हैं, अगर कोई भी इंसान रिसर्च एनालिस्ट है, तो आप ये इंश्योर करोगे आपके पास रिक्विज़ाइट क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, जो इस बाज़ार को समझते हैं और अच्छी खासी नॉलेज एक्सपीरियंस भी रखते हैं। रिकॉर्ड्स बनाओगे और रिकॉर्ड्स को 5 साल तक प्रिज़र्व करोगे। एक एनुअल ऑडिट आपको करवानी होगी, जो कौन करेगा? सीए वाले या सीएस वाले, ठीक है? सीएमए वाला बच्चा अगर कोई यहाँ पर देख रहा है, जैसे कॉमन बच्चे होते हैं बहुत सारी जगहों पर, नाराज़ नहीं होना बेटा। कंप्लायंस ऑफिसर भी आपको रखना होगा, ओके, यानी कि फिर से कंपनी सेक्रेटरी भी रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब इसके बाद आता है बच्चों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपने कभी अपना सिबिल स्कोर चेक किया है? सर सिबिल स्कोर? हाँ। सर सिबिल स्कोर तो चेक नहीं किया मैंने, नहीं किया। कभी सुना है सिबिल स्कोर जैसा होता है? तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज़ को रेट कर रहे हैं, यानी कि बच्चों अगर कोई कंपनी है जो आईपीओ लेकर आ रही है या एफपीओ लेकर आ रही है, वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स लेकर आती है। अब इस इक्विटी शेयर्स की हम लोग रेटिंग निकाल कर बताते हैं कि इक्विटी शेयर्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ मिनिमम 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ यहाँ पर देखने को मिलती है। कह रहा कहीं न कहीं इस रेटिंग को देखकर ही बड़े सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएँगे और जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिन बेचारों के पास नॉलेज नहीं है या जिनको इस बारे में पता नहीं है, वो तो ऐसी ही रेटिंग देखते हैं। रेटिंग कहीं न कहीं देखकर ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चों अगर अमेज़न पे भी कोई चीज़ है, तो आप क्यों खरीदते हो? कह रहा सर रेटिंग देखकर। तो हम भी यहाँ पर क्यों आते हैं? कहता है सर इट इज़ अ मार्केटिंग टूल बाय द कंपनी, क्योंकि बड़े सारे लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ पर आपकी रेटिंग अगर अच्छी होगी, बेटा कोई भी कंपनी क्या ये चाहेगी कि उसकी रेटिंग खराब हो? नहीं चाहेगी, है ना? नहीं चाहेगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इसके साथ ही साथ आप एक अच्छी रेटिंग मेंटेन करने की कोशिश करोगे। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बोला गया कोड ऑफ कंडक्ट आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके बाद साथ ही साथ कंटीन्यूअसली मॉनिटर करते रहोगे रेटिंग को और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नई रेटिंग कभी भी रेटिंग में अगर चेंज आता है, तो वो आप सीधा प्रेस रिलीज़ के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप अकॉर्डिंगली कंपनी को और उसके स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे जहां भी कंपनी लिस्टेड है। आपको रेटिंग डेफिनेशंस एंड रैशनले इसको फॉलो करना होगा, डिस्क्लोज भी करना होगा। कंप्लायंस ऑफिसर सेबी लॉस को मानना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपसे सेबी ने मांगी है, सेबी को भी ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बेटा। अब डिपॉजिटरी मुझे नहीं लगता इस बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है सिवाय एक चीज़ के कि डिपॉजिटरी बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ यहाँ पर लगती है। डिपॉजिटरी मैं आपको नहीं बता रहा, काफ़ी हद तक आप जानते हो, डीपी भी मैं आपको नहीं बता रहा। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ व्हिच इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है? ओके। देखो यार बड़ा सिंपल सा है। पहले आपने ये इन्वेस्टर की जगह इंटरमीडिएरी पढ़ लिया, तो बस इंटरमीडिएरी जिसका पैसा लगवाएगा वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर है कौन? जो बाय करता है, डील करता है अकॉर्डिंगली, ठीक है? सिक्योरिटीज़ के अंदर। आपने सुना है बेटा कि बहुत बार हमारे पास जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जब वो निकल जाती है बाज़ार से, तो बाज़ार नीचे आ जाता है। जब बाज़ार में बहुत सारा पैसा होता है, तो बाज़ार को सपोर्ट रहती है और यही वो पैसा अगर निकल जाएगा, तो आपको बाज़ार के अंदर कहीं न कहीं एक डिप देखने को मिलता है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को ये बोला गया कि तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फुलफिल करना। सेबी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारे लिए लगाई हैं, लॉज़ बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाई हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उनको टाइम टू टाइम बताते रहना। और अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली
कह रहा आपके यहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत निकलती है, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर अगर कोई भी चेंज निकलता है, कह रहा तो लॉ कह रहा भाई इसका ध्यान रखना। टाइम से तुम बता देना सेबी को अगर कोई भी मटेरियल चेंज, कोई बड़ा चेंज अगर आपके यहाँ पर निकल कर आता है, तो आपको क्या करना है? कह रहे सर आपके यहाँ पर कोई भी चीज़ें अगर बदलती हैं, बड़ा चेंज मतलब कंट्रोल का चेंज, मालिक होने का चेंज, राइट्स का चेंज अगर निकलता है, तो सेबी को बताना पड़ेगा बेटा। अकॉर्डिंगली जो सेबी है या उसके अलावा और कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन माँगती है, जैसे कि इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, तो आपको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कह रहा सर इसके साथ ही साथ आपके पास कोई भी आपके ऊपर अगर कभी केस हो जाता है, ठीक है? या तो फिर आप सेबी और जो आपके डिपॉज़िटरी होंगी या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लग जाती है, कोई भी केस आपके ऊपर बन जाता है, ठीक है? या फिर कोई भी प्रोसीडिंग या मैं कहता हूँ कोई आपके ऊपर इंस्पेक्शन बन जाता है या फिर मैं कहता हूँ कोई लिटिगेशन आपके ऊपर बन जाती है, तो आप क्या करोगे फटाफट से दौड़ के सेबी को इस बारे में बताओगे। कह रहे सर पैन नंबर आपको लेना पड़ेगा कहाँ से? फ्रॉम द कंसर्न्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे हम सबके पास भी है। केवाईसी बच्चों आपको करवानी पड़ेगी। इन्वेस्टर को ये बोला गया और कभी भी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने करी है तो उसका ध्यान रखना, है ना? उसके बारे में भी बताते रहना और कोई भी सिक्योरिटीज़ अगर आपकी है, तो वो सारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी लोन ना चल रहा हो, लोन वाला फंडा हमने सिर्फ यहीं पर दिए। कह रहा सर यहाँ पर आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेबी। कह रहा सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी, सेबी ने कहा चलो आओ भाई पता लगाते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन करी गई बच्चों 1 अप्रैल से मार्च तक। 6 साल की इन्वेस्टिगेशन, 6 साल लग गए। उसके बाद देखा गया कि भाई पहली बात तो ये बंदे ने हमारे को जब हमने इसको समन भेजा, बेटा अगर किसी को भी समन आता है तो उस बंदे को टाइम से इन्फॉर्मेशन का जवाब दे देना चाहिए। भाई ने इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं दिया, एकदम देखी होगी रॉकी भाई वाली मूवी बदमाश होगा। मेरा दूसरी बात क्लाइंट के पैसे का मिसयूज़ करना और क्लाइंट का जो पैसा है उसको अलग-अलग नहीं रखता था, एक ही जगह पे रख लेता था। क्लाइंट का जो पैसा आ रहा है बच्चों जैसा आपने पढ़ा बेटा, हर एक क्लाइंट के पैसे को अलग-अलग रखा जाता है। हर एक बच्चा अपने नोट्स को अलग रखता है, पीडब्ल्यू पे जब आप लॉगिन करते हो, तो हर एक बच्चे को अपनी प्रोग्रेस, अपनी क्लास अलग दिखती है ना? कह रहा सर आपके क्लाइंट के पैसे को डाइवर्ट कर देता था। कह रहा सर बहुत सारे लोगों के लिए तो फिक्स रिटर्न स्कीम बना के रखी हुई थी इसने, फिक्स रिटर्न स्कीम होती थोड़ी है। कह रहा अब क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज़ थी वो एम्प्लॉयी के अकाउंट से सेल कर देता था। पैसे को अपनी जो सिस्टर कंसर्न यानी कि आपकी एक और जैसे अब मेरी कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी है, मेरी कंपनी है या एक दूसरी कंपनी है जिसमें फिर से मैं डायरेक्टर हूँ। तो सिस्टर कंसर्न में पैसे घुमा देता था। कह रहा आप डीमैट अकाउंट्स का डिस्क्लोज़र नहीं देता था और रनिंग अकाउंट सेटलमेंट नहीं कर पाता था। इसके चलते-चलते बहुत सारी पेनल्टीज़ लगी और सेबी ने कहा कि चलो भैया ठीक है कोई बात नहीं, तू नहीं मानता हमारी बात तो मत मान। 29 करोड़ रुपए की 9 एंटिटीज़ के ऊपर पेनल्टी सेबी ने लगा दी। सेबी ने कहा मत मानो तुम हमारी बात, मत मानो हमारी बात यार, ठीक है? मत मानो। इसके साथ ही साथ फिर एक विजय शाह शेखर नोटिसी महाराष्ट्र वाली कंपनी के अंदर, इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बात हुई। ये कौन है? नोटिसी जिनको नोटिस आया और ऐसे लोगों को जब नोटिस आ जाता है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है। कह रहा है अब ये कौन था? एक स्टॉक ब्रोकर था जिसके पास पैसे आते थे क्लाइंट पे और ये क्या करता था? पैसे थर्ड पर्सन से लेता था और उनको कैश में सेटल कर देता था। ओके, पैसे का हेर-फेर कर रहा था सर, बिल्कुल सही। अब इसने क्या करा? क्लाइंट के बैंक अकाउंट से कैश निकाला, ठीक है। कह रहा सर पैसा जो है आपको सीधा-सीधा एक बात इंश्योर करनी होती है ब्रोकर को, अगर मेरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो बेटा पैसे वो सिर्फ मैं ही दूँगा, कोई और नहीं। मेरे बिहाफ़ पर कोई और बंदा पैसे जमा करवा देता था। कह रहा ओके। कह रहा सर इसने नोटिसी ने एडमिट किया कि वो इर्रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहा था और साफ-साफ बताया कि मैंने फेयरनेस को मेंटेन नहीं किया। अब इसके लाइसेंस को हम सेबी ने पूरे 1 साल के लिए क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। इसके साथ-साथ ये भाई साहब एक और आ गए, जिन्होंने कहीं न कहीं हेरा-फेरी देखी। हेरा-फेरी को देखकर इनको जोश चढ़ गया बेटा। जोश चढ़ने के बाद नरेंद्र सिंह तलवार जिनका नाम क्या था? मेसर्स कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज़ इनको नोटिस आ गया। ये क्या थे? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे और इन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया नोटिसी को कि भाई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तू मेरे को 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दे और 4 महीने 10 दिन के अंदर तेरे को मैं 28 लाख रुपया बना दूँगा इसका। हैं? हाँ, कह रहे सर ऐसा पॉसिबल है कि बेटा आप किसी को 20,000 रुपए दो और वो 28 लाख 80,000 कर दे? अब
इसके बदले में 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर्विस फीस कितनी थी? 4.5 लाख। अब क्लाइंट ने कहा कि चलो ठीक है, पैसा मेरा हो जाएगा, तो उसने पहली इंस्टॉलमेंट माँगी 1,30,000 रुपए की। ये इंस्टॉलमेंट भी इसने दे दी, क्योंकि पहले दिन जब इसने सर्विसेज़ ली, इसको लॉस हो गया, तो इसने बोला पैसे वापस करो। भाई क्लाइंट बोलेगा पैसे वापस करो, तू तो पहले दिन ही मरवा रहा है मेरे को, है ना? नोटिस ही ने पैसा देने से मना कर दिया, है ना? और साथ ही साथ फ़ोन भी नहीं उठाया, कंप्लेंट आ गई और उसके आगे-आगे चलते-चलते स्कोर्स पर जो आपने पढ़ा भी होगा, सेबी स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम एटीआर के अंदर इसने जवाब दिया और कहीं न कहीं सेबी ने ऑर्डर इश्यू करा। सेबी ने बोला भाई सबसे पहली बात इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर दिया और इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करने से मना कर दिया। साथ ही साथ ये भी बोला कि आज के बाद तू कहीं भी अपने बोर्ड पे, कहीं भी साइन बोर्ड पे अपना ये नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। कह रहा और साथ ही साथ कोई भी सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, बेचेगा नहीं, किसी भी मैनर में, इन एनी मैनर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। अब इसके साथ-साथ बच्चों कंप्यूटर सेक्रेटरीज़ के लिए ये बोला गया कि आपके पास जितने भी इंटरमीडिएरीज़ निकल कर आएँगे, तो कंप्यूटर सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या करने वाला है, उनकी इंटरनल ऑडिट करने वाला है। इंटरनल ऑडिट कैसे होती है? इससे पहले कि बाहर का कोई इंसान आकर आपको पकड़े, आपकी गलतियाँ पकड़े, आप पेपर को खुद ही अपने आप चेक करते हो, है ना? कि मैंने सब कर लिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक है, ये सब चीज़ें। कह रहा सर ऐसे ही आपके पास जो कैपिटल मार्केट है, ये सारी बातें आती हैं। कह रहा फंडा बड़ा सिंपल सा आया। कह रहा सर आपके पास चीज़ निकल कर आती है इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। अब यहाँ पे क्या होना करना होता है? कह रहा सर इंटरनल ऑडिट करी? मैंने कहा हाँ। कह रहा कब रिपोर्ट देनी है? मैंने कहा सर 2 साल करना है 1 साल के 2 बार करना है 1 साल के अंदर। 31st ऑफ मार्च एंड 30th ऑफ सितंबर। ठीक है। कह रहा सर अब यही पोर्टफोलियो मैनेजर का हो गया, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बात ये लिख दी हाफ ईयरली सर एक ही तो हुआ। नहीं बेटा, यही बात तो समझनी है तुम लोगों को कि यहाँ पर जब उसने स्टॉक ब्रोकर बोला तो रेगुलेशन बदल गई ना बच्चों। सेबी एक्ट तो वहीं चल रहा है पर यहाँ सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस आ गई बेटा ऊपर वाले में पोर्टफोलियो रेगुलेशंस, पोर्टफोलियो मैनेजर रूल्स ये चीजें थी। बच्चा सोचता है सेम है, लिख कर आ जाता है, फिर नंबर नहीं मिलते, मिलता है ठेंगा। फिर बच्चा कहता है सर ये तो काम खराब हो गया, है ना? इसके साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेगुलेशंस अलग हैं, उनको भी बोला गया कि जैसे ही हाफ ईयर खत्म हो जाएगा, हाफ ईयर खत्म होते ही 2 महीने के अंदर-अंदर आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को साल में 1 बार करना है, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एंटिटी है, इनको बोल दिया भाई आपको भी ईयरली ऑडिट करवानी है। इंटरनल ऑडिट ऑफ आरटीए फिर से एनुअल बेसिस पर करी जाएगी बाय अ क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी। ये चैप्टर भी हुआ खत्म बच्चों। टड़ान 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 इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर भी खत्म। अब हम लोग मिलेंगे कब? अगली क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। इस चैप्टर में से उम्मीद रहती है तो रिवाइज करना मत भूलना। बाय बाय। और क्वेश्चंस भी कर लेना भैया क्वेश्चन बैंक से। ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।